स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर मैं यानी गुरु केंद्र आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस की एक बेहतरीन सीरीज को लेकर आया है। क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंपलसरी होता जा रहा है। आपके लगभग सभी एग्जामों में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ इसके अंदर एक बारीकी भी समझनी होती है। इसके अंदर आपको स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ता है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है कि इसका जो रेंज है वो बहुत बड़ा है, लेकिन करना कितना है इसे सीखना ही स्मार्ट स्टडी कहलाता है। सब नहीं करना होता आपको, कंप्यूटर साइंस में सब नहीं करना होता आपको। अगर एग्जाम में कंप्यूटर साइंस के 100% क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। अब ये सिलेबस कहाँ से मिलेगा? तो जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, उसके अंदर उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होती है, जिसके टॉपिक्स मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आपको वो टॉपिक करने हैं, अच्छे से समझने हैं। डन। दूसरी बात, आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो या फिर सिलेबस के हिसाब से कर रहे हो तो आप तो पहले उसको समझे, यानी कि उसकी थ्योरी को समझे, उसके कॉन्सेप्ट को समझे, फिर उसके MCQ जरूर लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर आगे करते नहीं MCQ, और आगे MCQ करते नहीं तो हमारे पूरे क्वेश्चन लगते नहीं। कुछ जन ऐसे होते हैं जो MCQ पढ़ के चले जाते हैं। अरे बाबा, सिर्फ MCQ से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ थ्योरी से भी काम नहीं चलेगा। आपको थ्योरी और MCQ दोनों करने पड़ेंगे, और मैं आपको थ्योरी और MCQ दोनों प्रोवाइड करूंगा। तो आप दोनों को अच्छे से समझ कर चले ताकि आप पूरे क्वेश्चन अटेंड कर पाए। ओके है। अब सिलेबस क्या क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूं। आप अपने नोटिफिकेशन में इसे अच्छे से देखें। कौन कौन से पहले करने हैं, करने सब हैं, लेकिन कौन कौन से पहले करने हैं वही स्मार्ट स्टडी कहलाती है। डन है। तो उसी चीज को आपको समझना है। तो सबसे पहली चीज यहां पर जो पहला सेक्शन आपका बनेगा वो होता है इंट्रोडक्शन का। किसका बनेगा? तो भैया इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर को। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे किसको? आर्किटेक्चर को, यानी कि संरचना को। इसे संरचना भी कहते हैं। डन। तो ये पहला सेक्शन हो गया आपका। पहले सेक्शन में आपको ये पढ़ाया जाता है। दूसरे सेक्शन में जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर बात चलेगी मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट की, मेमोरी की इकाई की, जैसे कि KB, GB, MB, TB ये सब पढ़ते हैं ना आप, तो ये सब मेमोरी यूनिट का ही एक भाग है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आएगा आपका हिस्ट्री, यानी कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का डेवलपमेंट यानी विकास, और उसके साथ आपको एक और लिखना है जनरेशन, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। चौथे नंबर पे जो आता है उसके अंदर आपको फिर से मेमोरी लिखनी है, लेकिन इस बार जो मेमोरी होगी वो प्राइमरी और सेकेंडरी करके होगी, जिसके अंदर आप स्टोरेज वगैरह करते हो। यानी प्राइमरी मेमोरी कौन सी है और सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी कौन सी है, इसके बारे में आप बेसिकली अच्छे से जानेंगे। पांचवा जो चैप्टर गिरेगा आपका, पांचवा जो चैप्टर होगा उसके अंदर आपको समझना है किसको? तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर को समझना है। कंप्यूटर हार्डवेयर को समझना है, जिसके अंदर आपने सुना होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से। 6th नंबर पे आपका जो आता है वो आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या आता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये S है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, OP के बारे में, जिसे आप विंडोज़ भी कहते हैं, जिसे आप विंडोज़ भी कहते हैं। अब 7वें नंबर पे जो आएगा वो आता है फाइल एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन EXTN, और साथ में आपको कुछ शॉर्ट कीज भी याद करनी होगी, और लिखवाएं तो इसके अंदर फुल फॉर्म। हाँ जी, फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो मैंने 7 टॉपिक आपको लिखवाए हैं, इन्हीं टॉपिक को कहते हैं बेसिक कंप्यूटर। अब आपके एग्जाम में सपोज करो लिखा हुआ है बेसिक कंप्यूटर, तो बेसिक कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ अब आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक कंप्यूटर का मतलब कि आपको ये 7 टॉपिक जरूर आने चाहिए, आपका क्वेश्चन एग्जाम इसी में से बनेगा। डन है।
इसी को कई बार फंडामेंटल कंप्यूटर भी कह देता है, तो पजल नहीं होना है, यही होता है फंडामेंटल। आठवें नंबर पर आता है सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? तो एमएस वर्ड। आपका एमएस वर्ड करना है, एमएस वर्ड पे इंपॉर्टेंट डाले। हाल ही फिलहाल में जो दिल्ली पुलिस के या फिर और भी जो एग्जाम हुए हैं उसमें एमएस वर्ड तो भरपूर, अरे बाबा 10 में से 5-6, किसी में तो 7-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एमएस वर्ड जिसके अंदर आप यानी कि एमएस ऑफिस लिखें, पूरा एमएस ऑफिस, जिसके अंदर आप वर्ड के क्वेश्चन सीखेंगे, आप एक्सेल के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे और आप पीपीटी यानी पावर पॉइंट के भी क्वेश्चन को समझेंगे। 9वें नंबर पर आता है, 9th नंबर पे आएगा आपका नेटवर्किंग और इसी के साथ इंटरनेट भी लिखेगा, नेटवर्किंग और इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्किंग और इंटरनेट भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। फिर इसके बाद आगे करें तो 10वें नंबर पर जहां नेटवर्किंग की बात हो गई, इंटरनेट की बात हो गई, तो वहां वायरसेस के भी कुछ नाम पूछ देगा और वायरस जहां होगा वहां पर आप एंटीवायरस की बात करेंगे, यानी सिक्योरिटी भी आ जाता है। 11वें नंबर पे आपका बनेगा, 11वें नंबर पर डाटा बेस और डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपको पूछा जा सकता है, डाटा बेस और डाटा रिप्रेजेंटेशन। और डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा है, नंबर सिस्टम समझ लो, इसे नंबर सिस्टम से भी कई बार लिख देता है। तो 12वें नंबर पर आपका आता है लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज बेसिक सीखनी है आपको। कौन सी? बेसिक, यानी बाइनरी वाली आपको समझ में आनी चाहिए बस। और लास्ट 13वां नंबर मिसलेनियस का, जिसे आप लोग विविध के नाम से जानते हैं। कुछ विविध क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा कंप्यूटर का सेक्शन है। आपके पेपर में अगर बेसिक कंप्यूटर लिखा है तो सिर्फ इतना करके जाए, बेसिक के साथ जिनका नाम लिखा है, क्योंकि आजकल बेसिक के साथ एमएस ऑफिस भी पूछा जाता है, तो लिखता है बेसिक एंड एमएस ऑफिस, तो बेसिक पढ़ना है और एमएस ऑफिस पढ़ना है। डन है। कई बार कम्युनिकेशन बोल देगा तो कम्युनिकेशन के लिए इधर यहाँ लिखवाया हमने नेटवर्किंग और इंटरनेट कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है, जो कि ये जो सिलेबस है ये आपको केवीएस में काम आएगा, वीडियो में काम आ जाएगा, आपको दिल्ली पुलिस, आपको हरियाणा पुलिस और आपको कोई भी स्टेट पुलिस हो, यूपी पुलिस, उसमें काम आ जाएगा। डन है। तो ये सब आपको समझ कर चलना है और करते जाना है बढ़िया से, और इसमें नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपको। डन है। तो सिलेबस लिखवा दिया है हमने, इसे आप नोट करें और पहला सेक्शन आज शुरू करें, जो कि है इंट्रोडक्शन और आर्किटेक्चर के बारे में। इंट्रोडक्शन और आर्किटेक्चर, जिसे आज हम थोड़ा सा बेसिक के रूप में समझेंगे और अगली क्लास में इसे और भी आगे बढ़ाएंगे। डन है। तो आप इसे नोट करें। चलिए, शाबाश। तो पहला सेक्शन लिख लेंगे इंट्रोडक्शन और आर्किटेक्चर। पहले सेक्शन में आपको इंट्रोडक्शन और आर्किटेक्चर लिखना है। और इंट्रोडक्शन में बात करें सबसे पहले कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर होता क्या है। अगर इंट्रोडक्शन में बात करें सबसे पहले कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर होता क्या है। तो बाबा कंप्यूटर जो है यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है। अंग्रेजी शब्द किससे बना है? कंप्यूट से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ पूछे, यानी कि जिसका अर्थ पूछे, मीनिंग पूछे, तो आपको बताना है गणना। क्या बताएंगे भाई? गणना, यानी कि कंप्यूट करना, काउंटिंग करना। जब भी हम कोई चीज़ गणना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूट कहते हैं। और गणना से कंप्यूटर का हिंदी नाम पड़ जाएगा आपका संगणक। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो क्या होता है? संगणक। डन है। तो कंप्यूटर कौन से शब्द से बना है? तो कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका हिंदी में मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूटर का हिंदी नाम जो हो गया वो क्या हो गया? संगणक। बात करें इसके फादर की, तो फादर अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो फादर में नाम बताना है चार्ल्स
बेबेज। क्या नाम बताएंगे फादर में? तो चार्ल्स बेबेज। और इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न कंप्यूटर के फादर, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन थे, यानी आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, तो वहां पर आपको बताना है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। डन है यहाँ तक? तो अगर फादर पूछे, कंप्यूटर के जनक पूछे तो चार्ल्स बेबेज, और मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक फादर यानी कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक पूछे जाए तो एलन ट्यूरिंग आपको नाम बताना है। साथ ही साथ कई बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेगा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम के ही हैं, जिसे पॉइंट आउट करते जाएं और लिखते जाएं, समझते जाएं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, तो बाबा हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। और अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कब किस व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर यानी लिटरेट माना जाए? अरे बाबा कंप्यूटर से लिटरेट कब माना जाता है व्यक्ति को? तो जब व्यक्ति कोई बेसिक एप्लीकेशन, कौन से एप्लीकेशन? कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन को चलाना सीख लेता है तो हम कहते हैं ये कंप्यूटर लिटरेट हो गया, यानी कि कंप्यूटर साक्षर हो गया। तो नोट करके लिखेंगे, कंप्यूटर लिटरेट यानी कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कब माना जाएगा? जब उसके बेसिक एप्लीकेशन को वो चलाना जानता होगा। ओके है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो वहां पर आंसर आएगा 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ओके है। तो यहां तक ये आपको 3 क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली एग्जाम में या फिर बार बार ये पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन, तो इन्हें मैंने आपको बताया है, ये समझ के चलना। अब कंप्यूटर के फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है COMPUTER, जिसके अंदर जो C है, C को आप लिखोगे कॉमनली, O को लिखोगे ऑपरेटेड, M से हो गया आपका मशीन, P से हो गया पार्टिकुलरी, U से हो गया यूज्ड फॉर, T से हो गया टेक्निकल, और E से हो गया एजुकेशन, और R से रिसर्च। तो यहां एंड और लिख लेना, एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी ये हो गई कंप्यूटर की फुल फॉर्म। क्या है कंप्यूटर की फुल फॉर्म? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। डन है। जिसमें इस 3 की बात की जाए, ये 3 जो हैं ये कंप्यूटर की एक परिभाषा बताते हैं, यानी डेफिनेशन को बताते हैं। कौन सी डेफिनेशन को बताते हैं ये तो ध्यान से समझे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मशीन। ये बताता है कि कंप्यूटर जो है यह एक ऐसा मशीन, मशीन मतलब आप या तो मशीन बोल लो या डिवाइस बोल लो, यह एक ऐसा मशीन है। कैसा मशीन? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से, यह एक स्वचालित को बोलते हैं ऑटोमेटिक। यह है एक ऑटोमेटिक स्वचालित और निर्देशों का मतलब होता है कमांड। यह एक स्वचालित और निर्देशों यानी कमांड पर कार्य करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर मशीन है। डन है। तो ये क्या है? तो देखो साफ साफ लिखा है मशीन है। कैसा मशीन है? ऑपरेटेड मशीन है। ऑपरेटेड कौन ऑपरेटेड कर रहा है? तो कमांड उसको ऑपरेट करते हैं, आप उसको ऑपरेट करते हो कमांड देकर। यानी परिभाषा क्या हो गई इसकी? तो यह एक स्वचालित और निर्देशों पर कार्य करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को, अब यहाँ से आपका खेल शुरू हो रहा है। और पहला क्वेश्चन जो मैं आपको एग्जाम का बताने जा रहा हूँ, समझे ध्यान से, जो डाटा को 1 2 3 4 चीज़ें लिखी हमने। क्या? डाटा को ग्रहण करता है, डाटा को
प्रोसेस करता है, क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, डाटा को प्रदर्शित करेगा। अब ये सारे वर्ड आपको समझाए जाएंगे। और डाटा को भंडारण करेगा, स्टोरेज करेगा। इंग्लिश में लिखें तो डाटा को इनपुट करेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा, डाटा को आउटपुट के रूप में देगा, प्रदर्शित करेगा, और भंडारण को लिखेगा स्टोरेज। डाटा को क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। ओके हो रहा है यहाँ तक। यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको दिखाएगा कि भैया लो हमने ये कर दिया, अगर आपको वो पसंद आया तो उसे सेव करो, नहीं तो आगे बढ़ो, डन है। तो ये 4 चीज़ें हैं। अब ये इन 4 चीज़ों को कहते क्या है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा था कि कंप्यूटर जो है, सुन रहे हैं भाई, कंप्यूटर जो है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कितनी होती है, यानी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कितने भागों में बटी है। तो यहाँ सामने लिखा हुआ है कितने, 4 भागों में। बोलो आया समझ में। तो ऐसे ही सीखते हुए चलना है और मैं बताता रहूँगा एग्जाम में आपके क्या क्या आया हुआ है। तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो कितने भागों में बटी है, 4 भागों में बटी है। इसको कार्य प्रणाली भी लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली की इकाई होती है वो कितने भागों में होती है, शाबाश, कितने भागों में होती है, तो 4 भागों में होती है। ओके है, तो ये आपको वहाँ पर टिक करना है। एक और चीज़ जो यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, इसी के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। हम इसका यूज़ किस में कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, रिसर्च में कर रहे हैं, टेक्निकल यूज़ है इसका। तो ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर की एक क्लासिफिकेशन या फिर विशेषताएं समझो। ये कंप्यूटर की क्या है, विशेषता है। यानी कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर, ये सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन को संयोजन लिखना, क्या लिखोगे हिंदी में, संयोजन, इंग्लिश में हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ओके है भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, एक ऐसा संयोजन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, बताएं जल्दी से, जिसका प्रयोग हम एजुकेशन यानी शिक्षा और शोध में, जिसका प्रयोग शिक्षा और शोध, शिक्षा मतलब एजुकेशन, शोध मतलब हो गया रिसर्च में करते हैं, रिसर्च में करते हैं। तो ये कंप्यूटर की मैंने आपको 2 डेफिनेशन लिखवाई, बहुत अच्छे से समझाकर, क्वेश्चन भी बताए पेपर में कौन कौन से आपके आए हुए हैं। इसको जल्दी से समझें, लिखें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। डन है। अब इसमें आगे समझने के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं, ध्यान से देखें। 2 डेफिनेशन हमने सीखी, उन दोनों से क्या रिजल्ट बना एक बार फिर से समझेंगे। ओके है। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो काम करता है कमांड पर, उसे डाटा दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, तब वो काम करता है, जो कि 4 तरह से प्रोसेसिंग यूनिट, यानी उसकी जो प्रोसेस है वो 4 तरीके से होती है, जिसको इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज में बांटा गया है, यानी 4 हो गए। फिर कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम डेली लाइफ में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए यूज में लाते हैं। ओके है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और समझा जाए तो आगे ध्यान से देखेंगे। हमारे पास सपोज करो कि एक हमने एग्ज़ाम दिया, मान लो कि हमने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भरा हुआ है, तो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आप लोग देंगे, मतलब आप उसके क्या हो गए, स्टूडेंट हो गए। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम का हम सिलेबस कराएंगे तो हम क्या हो गए, हम आपके गाइडेंस हो गए या फिर हम आपके टीचर हो गए।
और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा एसएससी के द्वारा या फिर दिल्ली पुलिस खुद कंडक्ट कराए, तो ये कहीं ना कहीं आप, मैं, कंडक्ट कराने वाले, ये सब कहीं ना कहीं एक ही चीज़ से जुड़े हैं, एक ही काम से जुड़े हैं, वो है एग्ज़ाम। यानी कि ये सब किससे जुड़े हुए? एग्ज़ाम से। यानी जब अलग अलग व्यक्ति एक ही उद्देश्य से एक ही स्थान पर आ जाए तो उसी को कहते हैं भैया ये सिस्टम से हो रहा है काम। तो आपने कई बार आपके घर में जो कंप्यूटर है उसे आपने सिस्टम बोला होगा। क्या बोला होगा? सिस्टम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम क्या होता है। दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स या फिर उपकरण, दो या दो से अधिक उपकरण एक ही उद्देश्य या एक ही कार्य के लिए, उद्देश्य मतलब मोटिव लिख लेना। कंपोनेंट जब एक ही कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, शाबाश, किस लिए लाए जाते हैं? बोले साथ में, बोल के लिखे, के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उन्हें सिस्टम कहा जाता है। तो उन्हें आप क्या कहेंगे? तो उन्हें सिस्टम कहते हैं। सिस्टम को तंत्र भी कहा जाता है, सिस्टम कहते हैं। ओके है। अब सिस्टम से ध्यान आया कि कंप्यूटर भी तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। यानी उसमें बहुत सारे हार्डवेयर आपने लगा रखे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, तो उसमें बहुत सारे उपकरण भी लगे होंगे, और बहुत सारे उपकरण लगे होंगे। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है भाई? सिस्टम है। अब समझ में आ गया होगा सिस्टम क्यों बोला हमने, क्योंकि उसके अंदर दो या दो से अधिक उपकरण हैं जो कहीं ना कहीं आपको, आपके कार्य को, आपको एक मोटिव देते हैं, यानी कि आपके कार्य को हल करते हैं। तो कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है? सिस्टम है, जिसकी इकाई, कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है? सिस्टम है, जिसकी इकाई यूनिट जो मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी थी? शाबाश बताएं। तो इसकी इकाई थी सबसे पहले इनपुट, लिखा था ना पीछे, तो इनपुट यूनिट क्या है? इसकी एक इकाई है। इसी तरीके से एक और इकाई आपने पढ़ी थी, कौन सी? प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? इसकी एक इकाई है। एक और पढ़ी थी हमने, कौन सी? आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है? इसकी एक इकाई है। और एक मेमोरी यूनिट, मेमोरी जहाँ पर आप स्टोरेज कर रहे हो या फिर थोड़ी देर के लिए जहाँ पर प्रोसेस होने के लिए कोई भी वस्तु रखी जाती है। अरे बस सीधे स्टोरेज की बात करते हैं, तो स्टोरेज भी क्या है? एक तरह की इसकी इकाई है। तो अभी हम मेनली तीन की बात करेंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की। ठीक है। कंप्यूटर क्या है? तो हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, और इसे सिस्टम भी कहते हैं। डन है यहां तक? चलिए आगे। यहां पर लिखा है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। थोड़ा सा इसे भी बेसिक रूप में समझ लो, फिर ये भी आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इनपुट यूनिट क्या होते हैं? इनपुट यूनिट, शाबाश, इनपुट यूनिट। तो देखो, जो भी, सुनिए ध्यान से सुनिए, जो भी आपको डाटा दिया जाता है, पहली चीज तो पहले आप ये समझे, ध्यान से समझे जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो होता है डाटा, इसे कहीं साइड में लिखना आप, ठीक है, कहीं साइड में लिख लो। एक डाटा होता है और एक होता है कमांड। पहले इसे समझे, डाटा समझे, कमांड समझे, और एक और लिख लेना, इंफॉर्मेशन। ये तीन चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। इसे कहीं पर बॉक्स बना के अच्छे से लिख लो। डाटा, कमांड और इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं है एक ही चीज, लेकिन इसको अलग अलग नाम से, एक ही चीज को अलग जगह पर अलग नाम से बोला जाता है। तो इसके पजल को पहले दूर करते हैं। देखो, डाटा मतलब हो गया रॉ मतलब रॉ डाटा या रॉ फिगर, यानी ये कच्चा माल है। कच्चा माल मतलब ये आपका अव्यवस्थित है। क्या है भाई? अव्यवस्थित मतलब यूँ समझ लो अनडिफाइंड है, अव्यवस्थित है, अनडिफाइंड है या फिर ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। डन। यानी अव्यवस्थित सूचना, इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ओके हो गया यहाँ तक? अव्यवस्थित सूचना को आप क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। रॉ डाटा हो गया ये। अब इस अव्यवस्थित को, यानी इस अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कमांड की। अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी?
तो कमांड की आवश्यकता होती है। ऐसे लिखिएगा, अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित करने के लिए कमांड की आवश्यकता होती है। कमांड यानी कि निर्देश, कमांड यानी कि निर्देश की बात हो रही है। ओके है। अब मान लो कि मैंने कोई कच्चा माल उठाया, तो कच्चा माल हो गया डाटा। ओके है। कैसे? रॉ डाटा, अव्यवस्थित सूचना, इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, वो तो डाटा हो गया। इसको मैंने व्यवस्थित किया, तो व्यवस्थित करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कमांड की आवश्यकता पड़ेगी, निर्देश की। और जब ये व्यवस्थित हो जाएगा तो मैं इसे क्या बोलूँगा? तो मैं इसे इंफॉर्मेशन बोलूँगा कि भैया ये इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। डन है। डेली लाइफ में भी यही होता है। आपने कोई सुनी सुनाई खबर सुनी, ठीक है, जिसका ना कोई हाथ था ना पैर था, फिर आपने वही चीज़ न्यूज़ में देखी, तो आपको ये तो कंफर्म हो गया, मतलब ये तो सूचना हो गई। डन है। तो पहले जो भी रॉ फैक्ट होता है, रॉ फिगर होता है, उसे आप डाटा कहते हो। डाटा को आप व्यवस्थित करने के रूप में किसका यूज़ करते हैं? कमांड डाटा को व्यवस्थित करेगा, और व्यवस्थित होने के बाद उसी को आप इंफॉर्मेशन कहते हो या रिजल्ट कहते हो। डन है, यानी सूचना कहते हो। तो ये 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपको इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 3 बातें आपकी हो गई। हाँ, कुछ बातें और जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पर कमांड मतलब निर्देश क्या है? देखो, कमांड होता क्या है, इसको अगर मैं और अच्छे से समझाऊं तो मान लो कि आपके पास एक फ़ोन है, उसमें आपने YouTube खोला और आपने लिख दिया गुरु केंद्र। अभी सिर्फ लिखा ही है, गुरु केंद्र लिख दिया। अब जब तक आप इसमें बटन दबाएंगे नहीं, चाहे सर्च का या एंटर का या फिर ओके का बटन दबाओगे नहीं, तब तक क्या ये आपको कुछ खोल कर देगा? इसमें नहीं। तो ये अभी क्या है? ये सिर्फ रॉ फिगर है, डाटा है। आपको गुरु केंद्र लिखना था। जैसे ही आप सर्च का, एंटर का, ओके का बटन दबाओगे तो एक पेज खुलेगा जिसके अंदर हम होंगे। तो भैया आपने जब ये लिखा तो उस समय ये डाटा था। कैसा डाटा था? अव्यवस्थित डाटा था। आपने जैसे ही कमांड दिया, एंटर दिया, ओके किया, सर्च किया, तो अब वो उसे क्या करने लग गया? उस अव्यवस्थित डाटा को ढूंढ कर क्या करने लग गया? व्यवस्थित करने लग गया। फिर आपके सामने एकदम से स्क्रीन खुली, हमारी वीडियो आ गई बहुत सारी, तो वो क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन हो गया। गुरु केंद्र के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता दी उसने। अब समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? डन है। चलिए, तो आपने कमांड दिया ना, तभी तो वो पेज खुला, वीडियो आ गई हमारी सारी। तो यही चीज आपको समझ के चलनी है। तो निर्देश दिए जाते हैं किसके द्वारा? अरे बाबा, डाटा भी दिया जाता है। आपने लिखा गुरु केंद्र, तो आपको मैं क्या बोलूं? आप कंप्यूटर में कोई डाटा दे रहे हो तो आपको क्या बोला जाए? तो कंप्यूटर में जो डाटा दिया जाता है वो डाटा देता है यूज़र, और कंप्यूटर यूज़र को एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, MCQ भी दूंगा मैं इसके। कंप्यूटर यूज़र को क्या कहते हैं भाई? कंप्यूटर यूज़र को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? तो लिख लीजिएगा, कंप्यूटर यूज़र को कंप्यूटर भाषा में ह्यूमन वेयर कहा जाता है। ह्यूमन वेयर यानी कि आप अगर कंप्यूटर चला रहे हो तो कंप्यूटर की भाषा में उस समय आप क्या हो? ह्यूमन वेयर हो। दूसरी चीज, क्या एक ही कमांड होगा? ओके नहीं, आपने ओके किया, ऐसे बहुत सारे कमांड साथ ही साथ चल रहे होते हैं। तो ग्रुप ऑफ कमांड क्या बनता है? तो ग्रुप ऑफ कमांड को आप प्रोग्राम कहते हो कि हमने इसे प्रोग्राम कर दिया, ये इस हिसाब से क्या करेगा? काम करेगा, यानी ये प्रोग्रामिंग बना दी। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई ग्रुप ऑफ कमांड यानी कमांड का जो समूह होता है, निर्देशों का जो पूरा समूह होता है, वो क्या होता है? प्रोग्राम होता है। डन है। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन है, उसके अंदर क्या होता है? प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे कमांड होते हैं, और बहुत सारे कमांड ही मिलकर उसको क्या करते हैं? संचालित करते हैं, चलाते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो ये 3 बातें आप कहीं साइड में लिखें और हम बढ़ते हैं आगे इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की तरफ। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, हटा रहे। तो इनपुट की बात करें तो इनपुट क्या हो गया? तो इनपुट बाबा वो हो गया ऐसी इकाई जिसमें डाटा, यहाँ लिख देते हैं ऐसी यूनिट मतलब ऐसी इकाई जिसमें डाटा या कमांड को, ठीक है, डाटा या कमांड को दिया जाता है या प्राप्त किया जाता है। यानी कंप्यूटर
जब डाटा या फिर किसी कमांड को प्राप्त करता है तो उसे इनपुट यूनिट के रूप से या फिर इनपुट जाना जाता है। फिर से समझे, ऐसी इकाई जिसमें डाटा या कमांड को इनपुट के रूप में, ऐसे पूरा लिख लीजिए, डाटा या कमांड को इनपुट के रूप में ग्रहण के रूप में प्राप्त किया जाता है। ओके अरे बाबा सीधी भाषा में मैं बोलूँ तो आप कंप्यूटर यूज़र हो, आपने जो डाटा दिया, आपने कंप्यूटर को जो डाटा दिया वो सारा का सारा कहाँ आएगा, इनपुट यूनिट में, यानी इनपुट कहलाएगा। ओके अब प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, तो आपने जो भी यहाँ पर डाटा दिया वो कैसा था, तो अव्यवस्थित था। कैसा था? अव्यवस्थित, यानी डाटा या निर्देशों को, अव्यवस्थित डाटा को ये क्या करेगा, अव्यवस्थित डाटा को कुछ अपना गणना करके, काउंटिंग करके, कुछ कैलकुलेट करके, गणना करके व्यवस्थित करता है। क्या कर देगा? व्यवस्थित करता है। अव्यवस्थित डाटा को काउंटिंग करके, गणना करके क्या करता है, व्यवस्थित करता है। और यह इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। इम्पोर्टेंट ये भी है, इम्पोर्टेंट वो भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो होता है वो कौन सा होता है, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होगा, तो यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। यह एक महत्वपूर्ण अंग है जो क्या करता है भाई, अव्यवस्थित डाटा को गणना करके व्यवस्थित करता है। ओके है। आउटपुट यूनिट क्या करेगा? आउटपुट यूनिट के बारे में समझें तो आउटपुट यूनिट जो है, आपने जो डाटा यहाँ पर दिया था ये कैसा था, अनडिफाइंड था। कैसा था? अनडिफाइंड था, यानी कि अव्यवस्थित था। इस अव्यवस्थित को क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया। और व्यवस्थित किया गया, यहाँ पर लिखा ना व्यवस्थित किया गया, यानी डिफाइंड किया गया। और डिफाइंड करने के बाद यानी कि यहाँ पर व्यवस्थित डाटा को प्राप्त किया जाता है। व्यवस्थित डाटा को क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। आपको ये व्यवस्थित डाटा को, डिफाइंड डाटा को दिखाएगा। तो जब इनपुट यूनिट की बात कर रहे थे तो उसके अंदर जो आपने डाटा दिया वो कैसा था, तो वो रॉ मटेरियल या फिर सीधे सीधे रॉ फैक्ट था, रॉ फिगर था, या फिर सीधे सीधे आपका अनडिफाइंड डाटा था। कैसा डाटा था? तो अनडिफाइंड डाटा था। ओके है यहाँ तक। तो जब भी आप इनपुट यूनिट में कुछ देते हैं तो उसे रॉ फैक्ट या रॉ फिगर के नाम से जाना जाता है। और जब भी वो हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा तो ये मैंने आपको समझाया था, इसे आप क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके ये किस रूप में जाना जाएगा? तो इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाएगा। तो आपको इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डाटा देता कौन है? तो यूज़र देता है। कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहते हैं? तो ह्यूमन वेयर कहते हैं। ये आपका एग्जाम में आ चुका है। ओके है। कंप्यूटर की कितनी इकाई होती है? तो 4। इसमें डाटा की बात हो रही है तो एक स्लाइड और डाटा के ऊपर हम सीख लेते हैं डाटा होते कौन कौन से हैं। चलिए, तो इसे देख लिया होगा आपने, लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करें डाटा की, तो डाटा आपके टोटल वैसे देखे जाएं तो 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ टाइप्स हम और बांट देते हैं जो आपको समझने हैं। तो डाटा जो है इसके अंदर अगर हम बात करें तो डाटा आप सबसे पहले तो न्यूमेरिकल रूप में चूज़ करते हैं, जिसके एग्जाम में क्वेश्चन भी दिखेंगे। कैसे दिखेंगे मैं भी बताऊंगा। एक होता है न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। एक होता है, ये तो न्यूमेरिकल हो गया। एक होगा अल्फ़ाबेटिकल डाटा। फिर तीसरे नंबर पे एक और लिखेगा जिसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ओके, तो न्यूमेरिक डाटा कौन सा हो गया? तो न्यूमेरिक डाटा जिसमें केवल अंकों का प्रयोग हो, केवल अंकों का प्रयोग। इसके अंदर कौन से होंगे? तो केवल अक्षरों का प्रयोग।
इसके अंदर कौन से होंगे, तो वो होंगे जिसमें अंक भी होंगे और अक्षर भी होंगे, और इसी के अंदर आप वो भी लिखते हैं, यानी सिंबल भी आपके इसी में आ जाएंगे। ठीक है, सिंबल अलग से नहीं लिखना, सिंबॉलिक डाटा इसी में आ जाएगा। प्रतीक हो गया, जैसे @ हो गया, परसेंटेज हो गया, कॉपीराइट हो गया, डन है, प्लस माइनस ये सब इसी में आते हैं, कोमाज हो गए, स्लैश हो गया, ओके, ये सब इसी में आएंगे, हाइफन वगैरह सब। तो केवल अंकों का प्रयोग, केवल अक्षरों का प्रयोग, और तीसरे नंबर पे सिंबॉलिक या फिर सीधे सीधे अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ओके है यहाँ तक। तो अब इन दोनों में ध्यान से देखोगे, मैंने लिखा केवल अंकों का प्रयोग, केवल अक्षरों का प्रयोग, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया हम जो बैंक अकाउंट का नंबर बताते हैं, बैंक अकाउंट का नंबर बताते हैं, वो किस में बताते हैं? तो बैंक अकाउंट का नंबर तो आप अंकों में बताते हो, तो वो कौन सा डाटा हुआ? न्यूमेरिकल डाटा हुआ। अरे बाबा, अपना मोबाइल नंबर आप बताते हैं तो वो कौन सा डाटा हुआ? न्यूमेरिकल डाटा हुआ। परीक्षा के अंक बताते हैं तो कौन सा डाटा हुआ? तो न्यूमेरिकल डाटा हुआ। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये सारे न्यूमेरिकल डाटा हो गए। एग्जाम में एक बार पूछ लिया था कि एड्रेस कौन सा डाटा होता है? एड्रेस फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें एड्रेस जो है वो कौन सा डाटा होता है? तो भैया एड्रेस जो है वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। कैसा डाटा होता है? अल्फा न्यूमेरिक। एड्रेस में देखो मकान नंबर भी डालते हो और फिर आगे कहानी भी लिखते हो कि कौन सा गांव, फलाना ढिंका, ये सब। अब यहाँ पर करें अल्फ़ाबेटिकल डाटा की, तो अल्फ़ाबेटिकल डाटा में सिर्फ और सिर्फ नाम आते हैं। नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिकल डाटा हो गया। किसी भी चीज़ का नाम किस में होता है? अल्फ़ाबेटिकल डाटा में होता है। ठीक है, ओके है यहाँ तक। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। कौन सा पूछा हुआ है आपसे? एड्रेस कौन सा है? तो एड्रेस में आप सिंबल का भी यूज़ करते हो, जिसमें लगभग तीनों चीज़ों का यूज़ हो, उसे अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। ऐसे ही एक और होता है, आजकल व्हाट्सएप पे बड़ा मैसेज चल रहा है, आपको कोई लिखना है टू यू, तो आप क्या लिख देते हो? टू और फिर यू। अरे बाबा, टू लिखा, पूरा भी नहीं लिखा, टू लिखा और साथ में क्या लिख दिया? टू यू। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? देखो, एक अंकों का प्रयोग हो रहा है और एक अक्षर का, एक अंकों का और एक अक्षर का। तो ऐसे लैंग्वेज को कहते हैं अल्फा न्यूमेरिश। अल्फा न्यूमेरिश। तो ये आप अल्फ़ा न्यूमेरिस डाटा का प्रयोग करते हैं। तो ये एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, ऊपर के 3 आपको अच्छे से आने चाहिए। डन है। तो ये हमारा आज का कंप्यूटर का पहला दिन था, पहला बेसिक था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, सिलेबस बताया गया है। इसी बेहतरीन तरीके से हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे और आपको जीत दिलाएंगे। डन है। तो आप जुड़े रहें अंत तक। इस सीरीज़ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।